देखूं। खुश और परिपूर्ण मैंने चेहरा धोया, अपने गालों पर थपकी दी और खुद को हौसला दिया। कोई फायदा नहीं है। अच्छी बात यह है कि मेरी बहन अब मुझे नहीं देख सकती, नहीं तो वो जरूर डर जाती। डरती दवा लेकर मैं किसी तरह सो गया। आधी रात को फिर बुखार आ गया। डायरी बहुत दर्द होता है। मैं अपनी बहन को बहुत बहुत याद करता हूँ। मैं उसे फिर से देखना चाहता हूँ। बस दूर से एक झलक भर काफी होगी। ये चाहत ज्यादा नहीं होनी चाहिए ना। मैं चांग शेंग के साथ अपनी बहन को देखने जाऊंगा। इसके लिए मैंने एक टोपी, मास्क और काला कोट तैयार किया है। बढ़िया, एक पापराजी की तरह बस अपनी बहन को दूर से देखना है। डायरी में वापस आ गया हूँ। मेरी बहन पहले से भी ज्यादा खूबसूरत और काबिल है और लंबी भी हो गई है, लेकिन पतली भी बहुत हो गई है। दरअसल मैं सिर्फ एक झलक देखकर चला जाना चाहता था, लेकिन मेरी बहन खुश नहीं लग रही थी, जबकि पहले वो बहुत हंसती थी। अगली जिंदगी में मैं उसके साथ रहूंगा। पता नहीं क्यों मेरी बहन हॉस्पिटल गई थी, उसे साइकोलॉजिकल थेरेपी की आवश्यकता क्यों पड़ी। वो जाने के बाद मैंने उसके डॉक्टर से पूछा तो उसने ठंडेपन से कहा कि ये मरीज की निस्ता है, मेरी बार बार विनती करने पर। उसने आ भरी मेरी बहन की हालत के लिए। मेरी बहन बीमार है, बहुत बीमार है। माता पिता की मौत उसके लिए बहुत बड़ा सदमा थी और मेरा जाना उसके लिए और भी ग्लानि का कारण बना। वो सोचती है कि वो अच्छी नहीं है, उसने मेरी ठीक से देखभाल नहीं की, इसलिए मैंने उसे तुच्छ समझा और छोड़ दिया, और इसी वजह से वो खुद को नुकसान पहुंचाने भी लगी है। मैं रोया, बहुत रोया, और फिर हंसा। मेरी बहन कितनी बेवकूफ है। बेकार तो मैं हूं जो केवल उसका बोझ बनता। मेरी बहन दुनिया की सबसे अच्छी बहन है। वो अपने पूरे साल की जेब खर्च बचाकर मेरे लिए महंगा जन्मदिन का तोहफा लाती। वो स्कूल के गुंडों को पीटती थी जो मुझे परेशान करते थे, यहाँ तक कि उन्हें उठने तक नहीं देती थी, चाहे इसके लिए उसे सजा ही क्यों ना भुगतनी पड़े। माता पिता की मौत के बाद उसने सारी जिम्मेदारी उठाई, अकेले ही वो सारा प्रेशर झेला, और फिर भी मुझे आराम से रखा। मैं उसे तुच्छ कैसे समझ सकता था। रिपोर्टर अचानक रुक गया। उसने डायरी कैमरे को दिखाई। सबने नोटिस किया कि इस पन्ने पे नाजुक लिखावट के अलावा ऐसे निशान थे जैसे कुछ गीला हुआ हो और फिर सूख गया हो, यानी वो बहुत देर तक रोई होगी, जिससे डायरी का यह पन्ना भीग गया था। रिपोर्टर की आंखें भी बिना चाहे नम हो गई। उसने अपनी भावुकता से कौंपती आवाज को संभाला और कहा, मैं कितना बेकार हूँ, कुछ नहीं कर सकता। मैंने अपनी बहन को अपने पास से गुजरते देखा और उसे गले लगाने की हिम्मत नहीं जुटा सका। जब हमारी नजरें मिली तो मेरी बहन मुझे पहचान भी नहीं पाई। मेरी अब ये हालत है, बहुत बेहाल है। बेहतर है वो मुझे दोबारा न देखे। मैं नहीं चाहता कि मेरी बहन दुखी हो। डायरी, मैंने एक फैसला ले लिया है। इतने दर्द से मरने के बजाय मैं खुद अपनी जीवन लीला समाप्त कर लूंगा। क्या तुम्हें लगता है मैं सही कर रहा हूँ? मैं सच में इस बीमारी से बहुत परेशान हूँ। मैं अक्सर तुमसे बात करता हूँ, चांग शेंग से बात करता हूँ, जैसे तुम मुझे जवाब दोगे मैंने नींद की गोलियां खरीद ली हैं। लेकिन चांग शेंग का क्या होगा? मैं उसे बस यूं ही नहीं छोड़ सकता। मैं चांग शेंग को अपनी बहन की देखरेख में छोड़ना चाहता हूँ ताकि वो उसका साथ दें और चांग शेंग की भी देखभाल हो जाए। मैं सच में बहुत होशियार हूँ, लेकिन अचानक मुझे याद आया कल मेरा जन्मदिन है। मैं एक और दिन और रुकूंगा। मैं अपने जन्मदिन पर नहीं मरना चाहता। पिछले साल अपनी 17-20 सालगिरह पर पापा और मम्मी ने मुझे लिमिटेड एडिशन गेमिंग कंसोल गिफ्ट किया था। जब मैंने उसे खोला तो पापा ने मेरे कंधे पर थपकी दी और हंसते हुए कहा कि मैं सबसे कूल लड़का हूँ, और मेरी बहन ने मुझे एक मैकेनिकल घड़ी दी जिसकी डायल चमकदार थी, काफी महंगी थी, और वो सारे तोहफे पहले ही जब्त हो चुके हैं। मेरे पास अब वही सारे तोहफे हैं जिनकी मैंने कभी गिनती नहीं की। मैं उन्हें जहां भी जाता हूँ अपने साथ ले जाता हूँ। जब खाने को पैसे नहीं होते तब भी मैंने एक भी बेचने की हिम्मत नहीं की। जब सोता हूँ तो उस भूरे भालू को गले लगाता हूँ जो मम्मी ने मुझे 8 साल की उम्र में दिया था। जैसे मैं मम्मी को गले लगा रहा हूँ, पापा मम्मी। और मेरी बहन ने यह भी कहा था कि वो मुझे कम उम्र के समारोह में इतनी बड़ी जन्मदिन की पार्टी देंगे जैसे कि उनके यंग मास्टर की 18-20 साल की रहो। लेकिन अब मेरे साथ कौन है? लगता है सिर्फ चांग शेंग। मैंने उसे गले लगाया जो एकमात्र गर्माहट थी जो मुझे महसूस हुई। चांग शेंग ने मेरी भावनाओं को भांप लिया। उसने अपनी नमजीब से मेरी हथेली और गालों को लगातार चाटना शुरू कर दिया। मुझे गर्म करने की कोशिश में इससे थोड़ी गुदगुदी होती है। मैंने हंसते हुए चांग शेंग को चूमा और उसे बेकरी ले गया। मैं अपने लिए एक छोटा सा केक खरीदना चाहता था। पहले अपने जन्मदिन पर मैं हमेशा उस केक को देखकर मुंह पानी करता रहता था जिसकी कीमत कई सौ थी। मैं बहुत देर तक खड़ा रहता, पछताता रहता। दुकानदार बेसब्री से अगर पूछती कि खरीदेगा या नहीं तो जल्दी जाए। फिर वो मेरी बाहों में चांग शेंग को देखती। उसने ये नहीं कहा कि दुकान में पालतू जानवरों की इजाजत नहीं है, लेकिन मैंने अभी अभी एक लड़के को गुड्डा गले लगाते देखा था, शायद इसलिए क्योंकि चांग शेंग गंदा था। मेरे पास उसे पशु चिकित्सालय नहलाने ले जाने के पैसे नहीं है। मैंने बार बार माफी मांगी और 20 रुपए का सबसे सस्ता चॉकलेट केक मंगवाया। पार्क में एक बेंच मिली। मैं चांग शेंग को गोद में लेकर बैठ गया। न कोई मोमबत्ती थी न कुछ, बस दिल ही दिल में अपनी इच्छा दोहराई। आंखें बंद करके दुआ मांगी। मैंने दुआ मांगी कि चांग शेंग सही सलामत रहे, मेरी बहन तरक्की करे, लंबी उम्र पाए और धनवान हो, एक खुशहाल जिंदगी जिए। फिर आंखें खोलकर केक चांग शेंग को दे दिया। उसने बहुत खुश होकर खाया जैसे मेरे कम उम्र होने का जश्न मना रहा हो। मैं भी बहुत चाह रहा था खाने को, लेकिन कुछ ही निवाले के बाद मैं बगल में गिर गया और सब उल्टी कर दिया। आखिरकार मैं चांग शेंग को पालतू दुकान ले गया, उसे नहलाया। 200 रुपए खर्च किए दुकान के मैनेजर ने कहा। उसने ऐसा अच्छा छोटा कुत्ता कभी नहीं देखा। मैंने साफ सुथरा और महकता हुआ चांग शेंग वापस लिया। मैंने गहरी सांस ली। चांग शेंग का लंबे समय तक जीवित रहना एक तोहफा था जो स्वर्ग ने मुझे दिया था। अब मैं ये तोहफा अपनी बहन को देना चाहता हूँ। उम्मीद है कि वो मेरे लिए चांग शेंग की अच्छे से देखभाल करेगी और उम्मीद है कि चांग शेंग मेरी जगह मेरी बहन का साथ देगा और वो 20,000 जो मैंने बचाए थे वो भी चुपके से मेरी बहन के दरवाजे के नीचे से अंदर रख दूंगा। अगर कुछ अप्रिय नहीं हुआ तो कोई और अपडेट नहीं होगा, क्योंकि कल मैं दूसरी दुनिया में जाकर अपने पापा और मम्मी से मिलूंगा। डायरी में तुम्हें मिस करूंगा चांग शेंग, मैं भी तुम्हारी रक्षा करूंगा और बहन मैं हमेशा हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। रिपोर्टर लिन को लगा कि यही खत्म हो गया, लेकिन उसने अनजाने में अगला पन्ना पलट दिया और ऊपर लिखी बातें देखी। मुझे माफ कर देना चांग शेंग, मैं तुम्हारी अच्छे देखभाल नहीं कर सका। क्या तुम्हारी बहन को लगा कि तुम किसी पालतू मालिक का कुत्ता हो या उसने तुम्हें पसंद ही नहीं किया? मैं थोड़ी दूर छिप गया और सोचा कि चांग शेंग के मेरी बहन के साथ जाने का इंतजार करूं, लेकिन चांग शेंग पट्टा तोड़कर मेरी तरफ भागा। अगर मैं उसे खुद अपनी बहन को सौंप देता तो अच्छा होता। मैं चांग शेंग से बिना रुके विनती करता रहा कि मत जाओ, मुझे मत छोड़ो, लेकिन उसने मुश्किल से सिर उठाया और कराते हुए मेरा चेहरा चाटा और फिर आंखें बंद कर ली। मैंने चांग शेंग को गोद में लिया और गाने लगा। अच्छा कुत्ता दरवाजा खोल गाते गाते आंसू बह रहे थे। मैंने चांग शेंग को पापा और मम्मी की कब्र के पास छोटी सी पहाड़ी पर दफना दिया। आज रात का चांद गोल तो नहीं था, लेकिन बहुत
चमकीला था। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। चांगशेंग थोड़ा धीरे, चलो मैं अब तुम्हारे पास आ रहा हूँ। और पापा और मम्मी के पास भी अलविदा बहन रिपोर्टर ने डायरी पढ़कर समाप्त की। तब तक लाइव स्ट्रीम पर कमेंट्स की बाढ़ आ चुकी थी। लोग लिख रहे थे क्या चांगशेंग भी मर गया और बोनियन भी मर गया, ये लेखक कितना क्रूर है, खुद का मरना भी काफी था, कुत्ते के मरने की क्या जरूरत थी, कुत्ते की क्या गलती थी, कितनी बुरी बात है। चांगशेंग को तो बचा सकते थे, मुझे मार डालो लेकिन कुत्ते की छुरी मत चलाओ। ये बोनियान सच में मरा था या शो का हिस्सा था? तभी किसी ने बताया पुलिस के रिकॉर्ड और हमारी जांच के अनुसार वोरान की मौत 5 साल पहले हो चुकी है। ये कोई शो या मौत का नाटक नहीं है। मुर्दों के बारे में बुरा मत बोलो, कृपया अपने शब्दों पर नियंत्रण रखें। ये डायरी हमारे पास सुरक्षित रहेगी, बाकी सवालों का जवाब हम नहीं देंगे, धन्यवाद। फिर रिपोर्टर ने लाइव स्ट्रीम बंद कर दी। नेटिजनों की जिज्ञासा शांत नहीं हुई तो उन्होंने सीईओ बो के सोशल मीडिया पर मैसेज करना शुरू कर दिया और उनके पोस्ट के नीचे कमेंट करने लगे। इतने सारे लोगों ने तलाश की, यहाँ तक कि ट्रेंड करने लगा कि सीईओ बो का भाई वोनान मर गया। बोनियन की मौत से पहले की डायरी का कंटेंट असली है और डायरी में जिस दीदी का जिक्र था उसने भी इंटरनेट पर एक पोस्ट लिखी, नियान नियान मर गया। मुझे बहुत अफसोस है, वो उस समय बिना बताए चली गई थी। मैंने उसे बहुत ढूंढा लेकिन नहीं मिली, मुझे उसके लिए बहुत दुख है। अगर मैं उसे पहले डॉक्टर के पास ले जाती तो शायद वो इतनी जल्दी न जाती। ज्यादातर लोगों ने शक की स्थिति अपनाई रखी जब तक कि उसने उनकी एक साथ की तस्वीर पोस्ट नहीं की। तस्वीर चमकती मुस्कान वाला लड़का और बोनियन की पहले से प्रकाशित तस्वीर बिल्कुल एक जैसी थी। तब सबको विश्वास हुआ, नेटिजन टूट गए। उन्हें लगा डायरी असली थी। पूरे नेटवर्क पर बोनियन और चांगशेंग की मौत पर शोक मनाया जाने लगा और एक के बाद एक ट्रेंड वायरल हुए, न्यान न्यान चांगशेंग हम तुम्हें घर ले चलेंगे, न्यान न्यान चांगशेंग तुम दूसरी दुनिया में ठीक हो ना। आखिरकार ये बात प्रेसिडेंट बो के असिस्टेंट तक पहुंची। उसने अपना फोन बहुत देर तक देखा, संकोच किया लेकिन बोल ही दिया, मैडम वो 5 साल पहले आपने एक बेज रंग का कुत्ता देखा था। प्रेसिडेंट बो ने हैरानी से उसकी तरफ देखा, फिर एक पल बाद सिर हिलाया। उस दिन मैं काम से घर लौट रही थी। मैंने दरवाजे के खंबे के पास एक छोटा कुत्ता पड़ा देखा, पूरा बेज रंग, गुलाबी नाक, बहुत साफ और प्यारा लग रहा था। साफ पता चल रहा था कि किसी का पालतू है। मुझे याद आया उसे भी छोटे जानवर बहुत पसंद थे, इसलिए मैंने पास जाकर उसे सहलाया। कुत्ता बहुत अच्छा था, वो अपनी पूंछ लगातार हिला रहा था। मैंने सोचा उसका मालिक वापस आ जाएगा तो मैं घर चली गई। कुछ देर बाद बाहर बहुत हंगामा सुनाई दिया तो मैं खिड़की के पास गई और देखा एक लड़का कुत्ते को गले लगाकर बीच सड़क पर जोर जोर से रो रहा था। बेहद दिल दहला देने वाला रो रहा था। वो शायद कुत्ते का मालिक था। कहा जाता है कुत्ते ने अपने मालिक को देखा नहीं और बेचैन होकर पट्टा तोड़ भागा। असिस्टेंट स्तब्ध रह गई। तभी उसका फोन बजा। उसने नीचे देखा, फोन पर एक फाइल भेजी गई थी। वो हैरान रह गई और बोली, मैडम वो मुझे माफ करें, इस दौरान आपकी पीठ पीछे मैंने डायरी और आपके भाई के बारे में जांच करवाई। सच में वो मर चुका है। पुलिस ने 5 साल पहले उसकी मौत दर्ज की थी। सबूत असली है, उन्हें फर्जी नहीं बनाया जा सकता। उसने जहर खाकर खुदकुशी कर ली थी और वो डायरी भी असली है। ये कहने के बाद असिस्टेंट ने प्रेसिडेंट बो की प्रतिक्रिया देखने की हिम्मत नहीं जुटाई, बल्कि वो ट्रेंड खोल दी और बोली, आप जरा देख लीजिए बोनियन के साथ आगे क्या हुआ। उसकी डायरी आज पूरे नेटवर्क पर पब्लिक हो चुकी है। मुझे लगता आप भी ये जानना चाहेंगी। फिर वो दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए बोली, आपके भाई के लिए वाकई बहुत मुश्किल थी। असिस्टेंट लिन ने चुपके से ऑफिस का दरवाजा बंद कर दिया और उस हल्की सी क्लिक के बाद पूरी दुनिया बाहर अलग सी हो गई। ऑफिस में सिर्फ वो बोबनटैंग और उसके हाथ में वो रिसर्च डॉक्यूमेंट रह गया था जो बेहद भारी था। हवा ठहर सी गई। उसने पहले जो ठंडक और उदासीनता का दिखावा किया था वो एक फूले हुए गुब्बारे की तरह हवा निकलते ही पल भर में धराशायी हो गया। उसमें इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो तुरंत वो दस्तावेज खोल सके। वो बस अपनी ठंडी उंगलियों से कागज के खुरदुरे किनारों को छूती रही। उसके दिमाग में बिना रोके उस इंटरव्यू के दृश्य घूम रहे थे जब रिपोर्टर ने डायरी निकाली थी और डायरी का कंटेंट सुनकर उसके दिल में उस पल जो अप्राकृतिक संकोच और चुभन हुई थी जिसे उसने बड़ी मुश्किल से दबाया था, और वो अपराध बोध जो अब जहर की सुइयों की तरह एक एक करके उसके दिल को चुभो रहा था। आखिरकार कांपते हुए उसने दस्तावेज खोला। पहले पन्ने पर पुलिस स्टेशन का मृत्यु प्रमाण पत्र था, साफ सुथरा, काला और सफेद।